जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। दरअसल लालू यादव खुद भी ये बुदबुदाते थे। समझना मुश्किल नहीं है कि आडवाणी को गिरफ्तार करने वाला यदुवंशी अपने चट्टानी सामाजिक समीकरण पर कितना भरोसा कर रहा था। ये वो ताकत थी जिसके बूते राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बेदखल होने के बाद भी लगभग 30% वोट हासिल करती है। लालू की विरासत संभाल रहे तेजस्वी को पता है कि इसमें कुछ और जुड़ जाए तो पिता के करिश्मे को दोहराया जा सकता है। शायद इसीलिए वो लालू के कृत्य के लिए जनता से माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं कर रहे। 2020 का महासमर उनके लिए करो या मरो जैसा है। अब अगर हम देखें कि 1994 में हुआ क्या था, तो लालू के दलित मुस्लिम ओबीसी के इस अभेद्य किले को भेदने के लिए नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण नाकाफ़ी था और शुरुआत हो गई थी। तीर कमान से निकल चुका था। इस बीच अब्दुल गफूर, वशिष्ठ नारायण सिंह, शकुनी चौधरी समता पार्टी में शामिल हो गए थे और देखते ही देखते लालू के किले में दरार नजर आने लगी थी। नीतीश ने इसी साल नवंबर में बिहार बचाओ रैली का प्लान बनाया। ये रैली कुर्मी चेतना रैली के बाद हो रही थी। स्थान वही गांधी मैदान जहां महज 8 महीने पहले लालू की नींद उड़ गई थी उस कुर्मी चेतना रैली से। लालू और नीतीश दोनों खुद को राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की वैचारिक पौध मानते हैं, इसलिए हमलावर नीतीश को इनका सहारा लेना ही था। रैली लालू से बिहार को बचाने के लिए थी। भीड़ को जेपी या लोहिया से कोई लेना देना नहीं था और न अब है। पर नीतीश के लिए लालू विरोध को वैचारिक जामा पहनाना जरूरी था। 90 के दशक की बिहार की राजनीति पर लिखी किताब द ब्रदर्स बिहारी में इस रैली का जिक्र है। इस आंदोलन के सरमाएदार और उनके टहलुए खड़े होकर भीड़ को हाथ लहरा रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लकड़ी का मंच चरमरा उठा। जॉर्ज, नीतीश, अब्दुल गफूर, शिवानंद, बिशन पटेल, भोला प्रसाद, सतीश कुमार मौजूद थे। यह एक विश्वासघाती सरकार है, नीतीश कुमार गरजे। इसने जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सपनों के साथ विश्वासघात किया है। बिहार में लोकतंत्र नहीं है, यह एक आदमी की जागीर बन गया है जिसने लोगों की ज़रूरतों और उनके दुख दर्द की तरफ आंखें मूंद ली है। यह अराजकता का घोर स्थल बन गया है। अपहरण और लूट रोज़मर्रा की बात हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। नीतीश ने कहा, यह हमारे आंदोलन की शुरुआत है और हमें लालू को बिहार से बाहर निकाल कर फेंकना है। उन्होंने जेपी और कर्पूरी ठाकुर के ऊंचे मानदंडों पर चलने की इच्छा जताई और जनताओं की इच्छाओं का ध्यान रखने की बात कही, दावा किया। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। गांधी मैदान ठसाठस भरा हुआ था। नीतीश को कुछ वर्ष पहले की लालू की रैली याद आ गई होगी जब लालू ने उन्हें रैली में आने का न्योता तक नहीं दिया। आज नीतीश उसी मंच से उस लाखों की भीड़ के वास्तविक नेता के तौर पर अपने को देख रहे थे। इसी तरफ 1995 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई। नीतीश को बताया किसी ने कि उनको 135 सीटों से अधिक मिलेगी। रैलियों की भीड़ और जनसंपर्क के रिस्पॉन्स से नीतीश सोच बैठे कि शायद ये सही है और वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में आपको पता है कि किसी भी राजनीतिक दल से टूटकर अलग हुए छोटे छोटे गुटों को अक्सर ये गलतफहमी हो ही जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण के कामराज और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी कांग्रेस वो थी जो 1969 में इंदिरा गांधी से अलग तो हो गई लेकिन कहीं चुनौती नहीं दे सकी। शुरू से ही नीतीश की समता पार्टी के पास प्रचार के लिए पैसे नहीं थे। ले देकर एक मारुति 800 कार, और वो भी नीतीश के दोस्त ज्ञानू की। 1995 के प्रचार अभियान के दौरान वही नीतीश को इस कार में लेकर घूमा करते थे। जहाँ तक फंड का सवाल है तो जॉर्ज फर्नांडिस कुछ पैसे लाते थे और उससे प्रचार सामग्री बनती थी और कार्यकर्ताओं का खाना पीना चलता था। नीतीश कुमार बस एक ही बात का आसरा लेकर चल रहे थे कि उच्च जातियों यानी फॉरवर्ड और गैर यादव ओबीसी जातियों में जो लालू के खिलाफ अलोकप्रियता है उसका लाभ उन्हें मिलेगा। उन्होंने पहले बूथ तक जाने की हिम्मत नहीं जुटाने वाले दलितों और शोषितों को जो लालू ने आवाज़ दी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि वो अपने मसीहा को इतनी जल्दी भूलेंगे कैसे। ये जमात 1990 की तुलना में ज़्यादा ज़ोर शोर से वोट करने निकलने वाली थी और उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इसमें उस जनता की मदद की। नीतीश और उनके कुनबे को लगा कि शायद सख्ती से चुनाव होंगे तो उनको मदद मिलेगी, लेकिन वो उल्टा सोच रहे थे। वो तबका जिसकी आवाज़ बनकर लालू उभरे थे पहली बार मतदान करने निकल रहा था और बिहार में अगर कोई घटना न भी घटे तो एक तरीके से कहें कि उस समय माना जाता था कि चुनाव में कुछ हुआ ही नहीं। चुनावी हिंसा बिहार
की एक तरीके से पहचान बन गई थी। लेकिन शेषन ने 1995 के चुनाव में कोई ऐसी घटना न हो इसका बीड़ा उठा लिया। सहायक सेना की 650 टुकड़ियां राज्य में भेज दी गई। चुनाव को 4 चरणों में विभाजित किया गया और इतनी ही बार शेषन ने चुनावों को स्थगित किया। उन्होंने नेताओं और अफसरों को बुरी तरह थका डाला। शेषन के कड़े कदमों और कठोर इंतजाम के चलते चुनाव का यह दौर बिहार के इतिहास में सबसे लंबा चला। चुनाव की अधिसूचना 8 दिसंबर 1994 को जारी की गई और आखिरी मतदान 28 मार्च 1995 को हुआ। लालू कहते सुने गए, पगलवा शेषन चुनाव करा रहा है कि कुंभ। लालू का गुस्सा खुलकर फूट रहा था। बड़ी रंगीली धमकियां उनकी जुबान से निकल रही थी। पगला सांड है शेषन, मालूम नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बांध सकते हैं। मतलब इस तरह लालू अपने अंदाज में शेषन पर बरस रहे थे। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो नीतीश को काट मार गया। लालू यादव को 164 सीटें मिली। इसके पहले की विधानसभा चुनाव में मिली सीटों से भी अधिक। बिहार में यह खोखली वोट बैंक राजनीति का एक दौर था। मुसलमानों और यादवों ने बहुत बुरे और घटिया शासन का दोष लगाने के बावजूद क्षमादान के रूप में लालू को एक और मौका देने का फैसला किया था और उसने विभाजित विपक्ष से नीतीश कुमार को बहुत आगे धकेल दिया। विभाजित विपक्ष के कारण नीतीश कुछ नहीं कर पाए। लालू ने कहा, कहाँ गया वो चैलेंजर लालू का, जरा उसको बुलाओ, उनसे बात करनी है। समता पार्टी यानी नीतीश के खाते में मात्र 7 सीटें आई। 271 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत जब्त हो गई। उनसे ज़्यादा सीटें तो आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी को आई। नीतीश ने टेलीविज़न बंद कर दिया। ये दरअसल उस दिन की बात है जब काउंटिंग चल रहा था, और अपने इंजीनियर दोस्त का घर छोड़ दिया। उन्होंने किसी का फ़ोन उठाने से मना कर दिया। वो पत्रकारों से भेंट नहीं करना चाह रहे थे। दूरदर्शन पर लालू, शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र सब बहस कर रहे थे। नीतीश की खोज हो रही थी, लेकिन नीतीश ने किसी स्टूडियो में जाने से मना कर दिया। नीतीश को लगा कि सीपीआई एमएल यानी माले के साथ उनका विनाशकारी गठजोड़ था, जो नहीं करना चाहिए था। दरअसल मध्य बिहार का खेतिहर कुर्मी माले के खिलाफ हथियार उठाता रहा है। नीतीश ने ये उचित समझा कि इस विफल मनोरथ के बारे में सफाई देने का काम भोला बाबू को सौंप दिया जाए, और वो बिल्कुल बुरी तरह चूर चूर हो गए थे। नीतीश माने बुरी तरह टूट चुके थे। वो ज्ञानू के श्री कृष्णपुरी स्थित घर में चले गए, जहाँ टेलीविज़न अभी तक चल रहा था, और वो आंधी की खबर आ रही थी कि कैसे मतपेटियों से जिन्न निकला है। नीतीश इतने धीमे से बड़बड़ाए कि शायद ज्ञानू भी नहीं सुन पाए होंगे। वो एक कुर्सी में धसक गए और ज्ञानू से बोले, टीवी बंद करो और किसी को यहाँ आने मत देना। वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। वो काफ़ी समय तक यहाँ ऐसे बैठे रहे जैसे शरीर में जान ही न हो। दरअसल संघर्ष की असली दास्तान 1995 की उस विधानसभा चुनाव में मिली मात के बाद शुरू होती है, और 10 साल बाद जाकर नीतीश अपनी जो संघर्ष है और अपनी जो उनकी शैली है और अपना जो उनका एक अंदाज़ है, उनकी रणनीति है, उसमें सफल हो पाते हैं। आज की चुनावी चर्चा यहीं तक। नमस्कार।